नमस्कार मित्रों, इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। विशेष करके अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अक्टूबर महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो भी क्या ये कह लीजिए कि अक्टूबर महीने के पिछले 2-3 दिनों के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे हैं और ऐसे 2-3 दिनों पे मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं का कलेक्शन करके हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे अलग से। बाकी जो करंट अफेयर्स क्रॉनिकल करवा रहे हैं वो करवाते ही रहेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल अलग से होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको आप डेली करंट अफेयर्स और साप्ताहिक करंट अफेयर्स की श्रेणी में मान सकते हैं। मतलब डेली और साप्ताहिक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी सब इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो तमाम समाचार पत्रों आदि के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली ही होगी कि रूस के कजान शहर में क्या हो रहा है, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना तो इस समय की यही है। तो जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है रूस के कजान शहर में, उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्योंकि कजान शहर में हुआ है इसलिए हमने यहाँ रसिया का मैप भी लगा दिया है। रसिया का मैप आप देख लीजिए, ये रसिया की कैपिटल है मॉस्को और ये है कजान शहर। ठीक है, तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ है और ये कजान शहर और मॉस्को दोनों ही बसे हुए हैं किस नदी के तट पर, वोल्गा नदी के तट पर। तो अभी करंट में एक खबर आई थी, वोल्गा टू गंगा एक सम्मेलन हुआ था, साहित्य सम्मेलन वोल्गा टू गंगा। वो क्या है आप हमको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, इसके विषय में चर्चा भी की जा चुकी है। ठीक है, तो वोल्गा टू गंगा सम्मेलन क्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो कजान शहर की लोकेशन आपने देखी ली कि ये रसिया का मैप है और ये वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर के तट पर ही कजान शहर यहाँ पे स्थित है और ये मॉस्को रसिया की राजधानी है। ठीक है, तो यहीं पे जो है कजान शहर में ही ये सम्मेलन हुआ है। ठीक, तो कजान शहर में ये सम्मेलन हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाला स्थान है। ठीक है, मॉस्को है ही है, वोल्गा ये है। तो ये सब स्थान काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनको मैपिंग में आप ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि हम एशिया की महत्वपूर्ण देशों की मैपिंग करवा ही रहे हैं तो उसमें करवाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है, लगे हाथ बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैरेंट सी है, यहाँ पे व्हाइट सी है, यहाँ पे कारा सागर है। ठीक है, यहाँ पे लप्तेव सी है। ठीक, और यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी है। तो इनका क्रम कभी कभी पूछा जाता है, व्हाइट सी, कारा सी, लप्तेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी या ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है, खैर आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, उस पर डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स में ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स में अब कितने देश हैं, दैनिक जागरण का ये एक क्लिप है, हमने यहाँ लगा दिया है, इमेज है, इससे आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स में अब ब्राज़ील है यानी 1 देश, रसिया 2, भारत 3, चाइना 4, साउथ अफ्रीका 5, इथियोपिया 6। ठीक है, यहीं से ज़्यादा ध्यान देने योग्य है क्योंकि यहीं से नए देश शामिल हैं। तो और ये क्या बोलते हैं आपका ईरान 7, मिस्र 8 और संयुक्त अरब अमीरात 9 देश अभी फ़िलहाल शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब के भी शामिल होने की चर्चा चल रही है। तो कुल 9 देश इस समय ब्रिक्स में हैं। कौन कौन, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। तो अब हम ब्रिक्स के लिए देखते हैं, ब्रिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ब्रिक्स क्या है, पूरी जानकारी इसकी हमने यहाँ नोट कर रखी है। तो ब्रिक्स देखिए पहले 5 देशों से मिलकर बना ही था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से मिलकर बना था, इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। हालिया घटनाक्रम क्या है इसका कि 22 से 24 अक्टूबर के मध्य ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है और ये क्रमागत रूप से देखा जाए तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है। ठीक, और अगर पिछले ब्रिक्स सम्मेलन की बात की जाए तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पिछला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था।
जोहान्सबर्ग, ठीक, पिछला यहाँ हुआ था। तो कजान शहर में वोल्गा नदी के तट पर यह सम्मेलन हुआ है। मुख्य विषय इसका क्या रहा या थीम क्या रही है? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना, ठीक है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य विषय रहा है। ब्रिक्स में 4 नए देश शामिल हुए हैं, ऊपर बताया ही गया, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है। अभी अक्टूबर महीने में ही SCO की बैठक हुई है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संघाई सहयोग संगठन की। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि SCO की स्थापना कब हुई थी। और ये बैठक हुई है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान में जो ये बैठक हुई थी यहाँ विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है, ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। और ब्रिक्स में भारत की तरफ से PM मोदी ने भाग लिया है। ब्रिक्स के विषय में अगर बात की जाए तो ये विश्व की GDP का 35% योगदान देता है। कितना? 35%। और ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो ब्रिक्स का उद्देश्य है आर्थिक विकास, आपसी सहयोग, वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज़ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना और वैश्विक मंच को एक सामूहिक आवाज़ देना, ठीक है। ये कह लीजिए कि ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इनकी एक सामूहिक आवाज़ उठाना ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और वर्तमान में ब्रिक्स EU को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली संगठन बन गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स लगभग 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्व की आबादी का 45% है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पूरे दुनिया की आबादी का करीब 45% हिस्सा है। ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। कितना? 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा। अब हम ब्रिक्स के विषय में थोड़ी हमने चर्चा कर ली। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का अभी सम्मेलन कहाँ हुआ है? कजान में हुआ है। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना इसका विषय रहा है। क्रमागत रूप से 16वां रहा है, ठीक है। अब इसके विकास का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले 1990 में सबसे पहले रूस, इंडिया और चाइना ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको RIC नाम दिया गया था। RIC 1990 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने हेतु रूस, इंडिया और चाइना ने संगठन बनाया। मतलब अमेरिका का दबदबा वैश्विक रूप से काफ़ी ज़्यादा था, तो उसी को चुनौती देने हेतु ये संगठन बनाया गया सबसे पहले। फिर 2001 में ये ब्रिक बना। ब्रिक कैसे बना? क्योंकि इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, मतलब ब्राज़ील भी शामिल हो गया। तो पहले RIC था, अब ये ब्राज़ील भी आ गया तो ये ब्रिक बन गया। तो 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन को विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया, ठीक है। किसने बताया था? गोल्डमैन सैक्स, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने बताया कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन ये विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं 2001 में। और फिर 2009 में चारों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको ब्रिक नाम दिया गया, ठीक है, ब्रिक नाम दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले RIC बना 1990 में और फिर ब्रिक बना जो है 2009 में, यानी 2009 में, ठीक। और 4 गोल्डमैन सैक्स ने 4 सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना को बताया था। फिर ब्रिक्स बनता है ब्रिक्स बनता है 2010 में, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, तब से ये ब्रिक्स बन गया, ठीक। अब इससे रिलेटेड अन्य जानकारी देख लीजिए। वर्ष 2024 तक भारत की GDP दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी GDP हो सकती है, ठीक है। चीन और रूस के साथ भारत का कूटनीतिक संतुलन अहम है। क्यों अहम है?
क्योंकि ये पॉइंट आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में अगर लिखना होगा कि ब्रिक्स में भारत के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, तो आप इन पंक्तियों को वहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चाइना और रूस के मध्य भारत का कूटनीतिक संतुलन का मतलब आप जानते हैं कि रूस भारत का काफ़ी पुराना मित्र है और चाइना भारत का पड़ोसी है। लद्दाख, अरुणाचल वगैरह के तमाम स्थानों को लेकर के चीन और भारत में तनातनी रहती है। तो क्योंकि रूस के नज़दीक भारत है, तो रूस और भारत मिलकर चाइना को नियंत्रित कर सकते हैं, कूटनीतिक रूप से जो है उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी अहम है। कोविड प्रबंधन, वैक्सीन सप्लाई, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक एजेंडा से भारत का प्रभाव ब्रिक्स में काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, भारत ने कोविड के समय कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की है, कोविड बीमारी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जलवायु परिवर्तन पे या पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या है, भारत का प्रभाव ब्रिक्स में काफ़ी बढ़ गया है। 4 नए देशों को शामिल करने में भी भारत की भूमिका काफ़ी अहम रही है। ठीक, और इनको शामिल करने के लेकर चीन भारत में खींचतान भी रही थी। क्यों? क्योंकि चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान जैसे विकासशील देश इसमें आए, ब्रिक्स में शामिल हों, जबकि भारत चाह रहा था कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हों, जिससे हम अन्य बड़े संगठनों की तुलना में एक अच्छा संगठन खड़ा कर सके। ठीक है, तो भारत जो है नहीं चाहता है कि पाकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल हों और ये ब्रिक्स जो है चीन को अपना प्रभाव जमाने का एक अड्डा बनकर रह जाए। क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे विकासशील देश इसमें आएंगे तो पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा रहता है, तो चीन का प्रभाव इसमें बढ़ेगा। तो भारत ऐसा नहीं चाहता है। तो भारत चाहता है कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के समर्थक जो हों, ठीक है, जो आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से, भू राजनीतिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हों, उन देशों को जो है इसमें शामिल किया जाए। अब की बार चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? आर्थिक मंदी पे चर्चा हुई है, मुद्रास्फीति पे चर्चा हुई है, व्यापार असंतुलन पे, संयुक्त राष्ट्र में सुधार पे भी ये काफ़ी अहम है कि संयुक्त राष्ट्र पे सुधार पे भी चर्चा हुई है, डिजिटल अर्थव्यवस्था पे चर्चा हुई है, और भारत या ब्रिक्स देश कह लीजिए कि मिल करके एक ऐसी मुद्रा प्रणाली विकसित करना चाहते हैं जो अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम कर सके। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में क्या है कि अमेरिकी डॉलर का प्रभाव काफ़ी अधिक है। ठीक, अमेरिकी डॉलर का प्रभाव काफ़ी अधिक है। तो अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए ये ब्रिक्स देश हैं, ये अपनी नई मुद्रा प्रणाली शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। और 2014-15 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर एनडीबी की स्थापना की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, तो ये ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो थी ब्रिक्स के विषय में जानकारी। अब अगला हमारा जो करंट अफेयर्स है, जो पिछले 2-3 दिनों में या कल के ही समाचार पत्र में खबर में था, 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। आयोजक इसका कौन है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO रहा है। ठीक, तिथि क्या रही इसकी? तो 14 से 27 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। थीम इसकी क्या है? तो विकसित भारत @2024। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम इसकी विकसित भारत @2024 रहा है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। ठीक है, साझीदार राज्य इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश रहे हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा यूपी भी इसमें शामिल है। फोकस राज्य इसमें झारखंड रहा है। ठीक है, तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली, आयोजक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, तिथि 14 से 27 नवंबर 2023, थीम इसकी है विकसित भारत @2024, साझीदार राज्य इसके रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, फोकस राज्य इसके रहे हैं झारखंड। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, संजीव खन्ना भारत के 51वें CJI बने हैं, 51st। ठीक है,
51 CJI नियुक्त हुए हैं हाल ही में, और ये किसका स्थान लेंगे? तो DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे जो 50वें हैं। शपथ ये कब ग्रहण करेंगे? तो 11 नवंबर 2024 को, और सेवानिवृत्त अब ये कब होंगे? तो 13 मई 2025 को। ठीक है। संजीव खन्ना 51वें CJI बने हैं, 51वें CJI बने हैं। 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे, 31 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और अनुच्छेद 124 से आगे जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, तो CJI की शपथ का वर्णन जो है, या CJI की नियुक्ति प्रक्रिया और शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चक्रवाती तूफान दाना चर्चा में है, इसका नामकरण अगर पूछा जाएगा तो कतर ने किया है। अर्थ इसका होता है उदारता, और भारत में जो इससे प्रभावित मुख्य राज्य हैं वो उड़ीसा और बंगाल हैं। ठीक है, उड़ीसा और बंगाल हैं। और ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दो होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, तो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कल के पेपर में था, इसमें यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट यानी आभा, अस्पतालों का पंजीकरण और OPD पंजीकरण, इन 3 श्रेणियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, अस्पतालों के पंजीकरण और OPD पंजीकरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में अब बनाई गई आभा ID, ठीक है, आभा ID ने उत्तर प्रदेश में बनाई गई है 12.45 करोड़। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब आभा ID बनाने में पहले स्थान पर, यहाँ सबसे अधिक होना चाहिए था। ठीक है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आभा ID बनाने में हमारा यूपी पहले स्थान पे है 12.45 करोड़ के साथ। दूसरे स्थान पे इस श्रेणी में महाराष्ट्र है 5.46 करोड़ के साथ। अस्पतालों व नर्सिंग होम का पंजीकरण करने में शीर्ष राज्य भी यूपी है, दूसरे पे कर्नाटक है। ऑनलाइन OPD पंजीकरण में भी शीर्ष राज्य यूपी है, दूसरे पे बिहार है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। किसमें? आभा ID बनाने में, अस्पतालों का पंजीकरण में और OPD पंजीकरण में। ठीक, 12.45 करोड़ की आभा ID यूपी ने बनाई है। महाराष्ट्र 5.46 करोड़ के साथ दूसरे पे है। अस्पतालों व नर्सिंग होम का पंजीकरण करने में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, आभा ID में पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र। नर्सिंग होम और अस्पतालों के पंजीकरण में पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक। ऑनलाइन OPD पंजीकरण में पहले पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पे बिहार है। और अगर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की जाए तो इस मिशन का आरंभ कब किया गया था? 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने नहीं, राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। और कौन ये देता है? जल शक्ति मंत्रालय देता है। कितनी श्रेणियों में? 9 श्रेणियों में। पहला स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को। दूसरे पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले पे उड़ीसा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे गुजरात एवं पुडुचेरी संयुक्त रूप से हैं। पुरस्कार, अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। बांदा उत्तर प्रदेश और गांदरबल जम्मू कश्मीर ये संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ जिले रहे हैं उत्तरी क्षेत्र के। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले बांदा उत्तर प्रदेश का रहा है और गांदरबल जम्मू कश्मीर का। संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ जिला जो है दक्षिणी क्षेत्र का विशाखापत्तनम रहा जो कि आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी क्षेत्र का इंदौर रहा जो कि MP में है। और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा रहा है। और पूर्व में बलनगीर ओडिशा, मतलब उड़ीसा का बलनगीर जिला रहा है। ठीक है, तो जल पुरस्कार शुरू किए गए 2018 में। 2024 में प्रथम स्थान मिला उड़ीसा को, दूसरा स्थान यूपी को, तीसरा गुजरात एवं पुडुचेरी को। ठीक, और जिलों की श्रेणी में अगर बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र में बांदा और गांदरबल,
गांदरबल जम्मू कश्मीर का ज़िला है, बांदा उत्तर प्रदेश का है। और अगर जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ ज़िले ये रहे हैं। और अगर दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें विशाखापत्तनम है, पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर है, पूर्वोत्तर में यूरोप है, और पूरब में कौन है, बलनगीर है। ठीक है, तृतीय स्थान गुजरात पुद्दुचेरी को मिला ही है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम काफ़ी चर्चा में है, 2026 में आयोजित होने हैं ब्रिटेन के ग्लासगो में। इसमें 10 खेलों में मुकाबले होंगे कुल। ठीक है, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती इस बार शामिल नहीं होंगे। कौन कौन से खेल हैं, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट, बैडमिंटन और कुश्ती, ये इस बार शामिल नहीं होंगे। कम बजट का हवाला देके इनको जो है कॉमनवेल्थ खेलों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वियतनाम, वैसे तो एशिया महाद्वीप की चर्चा की जाएगी तो इस देश की चर्चा की ही जाएगी, लेकिन आज इसको हमने यहाँ इसलिए जोड़ लिया है क्योंकि वियतनाम में हाल ही में चुनाव हुआ है और वहाँ पे लुओंग कुओंग वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। कौन, लुओंग कुओंग। ठीक है, वियतनाम की अगर राजधानी की बात की जाए तो हनोई राजधानी है। और दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है। चीन, लाओस, कंबोडिया इसके सीमावर्ती देश हैं। चीन, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, चीन, लाओस, कंबोडिया इसके सीमावर्ती देश हैं। तो वियतनाम को एक बार देख लीजिएगा मैप में। और लुओंग कुओंग जो है इसके राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया भी इसी कारण चर्चा में है कि प्रबोवो सुबियांतो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया से लगती है। पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया से। बाकी मैपिंग एशिया की हम करवा ही रहे हैं तो उसमें डिटेल में चर्चा की जाएगी। ठीक है, राजधानी की बात की जाए इंडोनेशिया की तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। सबमरीन युद्धपोत INS अभय भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। 77.6 गुणे 10 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। 21वीं पशुधन गणना अभी शुरू हुई है 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कल ही। पशुओं की महामारी से बचाव के लिए 210 करोड़ रुपए का महामारी फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, पशुओं की बीमारी से बचाव के लिए 210 करोड़ रुपए का महामारी फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा धनराशि। और ये इस योजना में कितना व्यय होगा इसकी बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए का व्यय होगा इसमें 21वीं पशुधन गणना में। और ये फरवरी 2025 तक चलेगी। कब तक, फरवरी 2025 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चर्चा में है। क्यों, क्योंकि इसके लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी। नई लोन श्रेणी में तरुण प्लस भी जोड़ा गया है। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। उद्देश्य इसका क्या था, गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को आय उत्पादक गतिविधियों हेतु 10 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त लोन देना। लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई, 20 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2015 को योजना शुरू हुई थी, ये याद रखिएगा। 3 श्रेणियां अब इसकी बनाई हैं। 50 मतलब शिशु श्रेणी में 50,000 तक लोन है, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक का लोन है, और तरुण श्रेणी में 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है बिना गारंटी के। ठीक है, गारंटी मुक्त लोन। नीमा रिंजी चर्चा में आए हैं। ये नेपाल के हैं, 18 साल इनकी उम्र है। ये दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। इन्होंने मिंगबा डेविड शेरपा को पीछे छोड़ा, जो इन्हीं के देश के हैं, नेपाल के ही हैं। ठीक है, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना ने ओमान के साथ किया है। कहाँ किया है, गोवा तट पर किया है, 13 से 18 अक्टूबर तक। ठीक है, नसीम अल बहर युद्धाभ्यास गोवा तट पर भारत ओमान ने। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार ने शुरू की है, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से। और 2024 T20 महिला विश्व कप न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका, हमने गलत नोट कर लिया है। ठीक है, उप विजेता इसकी रही है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण
अफ्रीका। ठीक, तो 2024 T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। जाति जनगणना शुरू करने वाला तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश पहले ही ऐसा कर चुके हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होगा। ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। पीटी उषा इस समय इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, पीटी उषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे। भारत को इसमें 105वां स्थान मिला है। 27.3 स्कोर के साथ गंभीर स्थिति में भारत बना हुआ है। नेपाल 68वें स्थान पे है। श्रीलंका 56वें, बांग्लादेश 84वें, पाकिस्तान 109वें, चीन, यूएई, कुवैत सहित कुल 22 देश अब की बार पहले स्थान पर हैं। चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश। ठीक है, तो ये 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है और इसको कौन जारी करता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये कल और आज के, परसों, कल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस तरीके की सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा, आगे भी हम लेके आते रहेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।